परिचय इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको इस किताब की प्रस्तावना के बारे में सुनना ही होगा जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। स्कॉट गैलोवे की द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ, द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ। अपनी कॉफी ले लीजिए क्योंकि यह पूरी तरह से गेम चेंजर है। वह यह कहकर शुरू करते हैं कि हाँ, पूंजीवाद एक लालची जानवर है, लेकिन यह वही व्यवस्था है जो हमारे पास है। इसलिए लक्ष्य यह सीखना है कि अपनी सफलता के लिए इसमें कैसे आगे बढ़ें। उनकी पहली सलाह शानदार है, कुछ अलग या असाधारण बनने की कोशिश करना बंद कर दें। हम सब जेजी या वॉरेन बफे जैसे लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी बड़ी सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन गैलोवे कहते हैं कि यह एक बहुत खराब मॉडल है। धन का असली भरोसेमंद रास्ता विस्फोटक नहीं है, यह धीमा है। तो धन क्या है? यह मुख्य हिस्सा है। वह कहते हैं कि यह अमीर होने के बारे में नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के बारे में है। यह वह बिंदु है जहां आप पैसे से संबंधित चिंता से मुक्त हो जाते हैं। वह इसके लिए एक सरल सूत्र भी देते हैं। आर्थिक सुरक्षा निष्क्रिय आय, आपकी खर्च दर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, योर बर्न रेट। मूल रूप से यह तब होता है जब आपकी संपत्ति से होने वाली कमाई आपके हर महीने के खर्च से ज्यादा हो जाती है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको और काम करने की जरूरत नहीं होती। काम एक विकल्प बन जाता है, जरूरत नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए वह पूरी किताब के लिए अपना धन का बीजगणित सूत्र बताते हैं। धन ध्यान प्लस संयम x समय x विविधीकरण। ध्यान आपकी आय को अधिकतम करने के बारे में है। अन्य तीन है अच्छे चरित्र की नींव बनाना, समय और चक्रवृद्धि ब्याज का अपने लाभ के लिए उपयोग करना, और स्मार्ट विविध निवेश करना। वह आपको वह संख्या, द नंबर, वह संपत्ति आधार जिसकी आपको आवश्यकता है, को खोजने के लिए कहकर इस पूरे विचार को ठोस महसूस कराते हैं। इसका मोटा मोटा गणित है आपका आदर्श वार्षिक खर्च करों के बाद गुणा 25। तो अगर आप साल में $80,000 पर जीना चाहते हैं तो आपकी संख्या $2 मिलियन है। अचानक यह विशाल अस्पष्ट लक्ष्य एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। लेकिन जिस हिस्से ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह उनके बचपन की कहानी थी। वह उस तीव्र शर्म और चिंता के बारे में बात करते हैं जो उनकी मां ने महसूस की थी जब उन्होंने 9 साल की उम्र में 2 जैकेट खो दिए थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $33 थी, जो उनके छोटे से बजट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वह इसकी तुलना उस समय से करते हैं जब उनका अपना बेटा €80 का एक दस्ताना खोने पर रो रहा था। उनके बेटे के लिए यह एक निराशाजनक बात थी, लेकिन बचपन में उनके लिए यह एक पारिवारिक संकट था। यही तो पूरी बात है। धन बनाने का लक्ष्य केवल अच्छी चीजें रखना नहीं है, यह उस निरंतर क्षयकारी तनाव की परत को हटाने के बारे में है ताकि आप उन लोगों के लिए वास्तव में उपस्थित हो सके जो मायने रखते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रेरक है। अध्याय 1 भाग 1, चरित्र और व्यवहार, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। तो पहले अध्याय स्टोइसिज्म यानी संयम में गोता लगाना, वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। गैलोवे एक बहुत ही संबंधित समस्या से शुरू करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि लंबे समय तक वह पैसे को समझते थे। उनके पास MBA है, उन्होंने कंपनियां शुरू की हैं, लेकिन वह इसके साथ अच्छे नहीं थे। वह कहते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए असली मुद्दा ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी है, और सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर इसे संभालने की कोशिश करना थका देने वाला है और लंबे समय तक कभी काम नहीं करता है। असली जवाब, वह कहते हैं, चरित्र का निर्माण करना है। यह मूल विचार है। वह इसे एक आत्मसुदृढ़ीकरण चक्र के रूप में समझाते हैं। आपका चरित्र आपके व्यवहार को आकार देता है, लेकिन आपका व्यवहार भी आपके चरित्र का निर्माण करता है।
यह एक अच्छा चक्र बन सकता है या एक विनाशकारी, यह आपकी पसंद है। वह बताते हैं कि आज यह इतना कठिन क्यों है, क्योंकि हम दो चीजों से लड़ रहे हैं। पहला पूंजीवाद ही है, जो एक विशाल मशीन है जो आपको 24/7 पैसा खर्च करने के लिए लुभाने के लिए डिजाइन की गई है। दूसरा, यह हमारा अपना डीएनए है। हम मूल रूप से कमी की एक प्राचीन दुनिया के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, तत्काल पुरस्कार जैसे चीनी, वसा और स्थिति की तलाश करने के लिए वायर्ड है, क्योंकि हजारों वर्षों से यही हमें जीवित रखता था और हमें एक साथी खोजने में मदद करता था। वह अपना पहला बड़ा बोनस मिलने और तुरंत एक BMW खरीदने की एक मजेदार कहानी सुनाते हैं, ताकि यह संकेत दे सके कि वह एक अच्छे साथी थे। वह इसे पूरी तरह से समझते हैं। यही कारण है कि लाइफ हैक्स और सतही बदलाव, जिसे वह व्यक्तित्व नीति, पर्सनालिटी एथिक कहते हैं, काम नहीं करते हैं। आप अपने वित्त के लिए सिर्फ एक सनक आहार का पालन नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको नीचे से ऊपर तक निर्माण करना होगा, जिसे वह चरित्र नीति, कैरेक्टर एथिक कहते हैं, जो स्टोइसिज्म जैसे प्राचीन ज्ञान में निहित है। तो आप वास्तव में कैसे शुरू करते हैं? वह कहते हैं कि बस धीमे हो जाओ। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच उस छोटी सी जगह को खोजें जहां आपके पास अपनी कार्रवाई चुनने की शक्ति हो, न कि केवल आवेग पर प्रतिक्रिया करने की। दिन में एक सचेत विकल्प बनाने से वह मांसपेशी बनती है। फिर आप उन सचेत विकल्पों को आदतों में बदल देते हैं। वह अपना ब्लॉग शुरू करने के बारे में एक शानदार कहानी साझा करते हैं। पहले यह एक कठिन काम था, लेकिन हर हफ्ते इसे करने के लिए खुद को मजबूर करके आदत उनकी पहचान बन गई। वह एक लेखक बन गए। यह उनकी बात को पूरी तरह से दिखाता है। आप वह हैं जो आप करते हैं, न कि वह जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। अध्याय 1 भाग 2, एक मजबूत चरित्र का निर्माण, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। गैलोवे द्वारा सिद्धांत बताने के बाद एक मजबूत चरित्र का निर्माण पर अगला भाग वह है जहां वह बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो यह वह हिस्सा है जो वास्तव में दिल को छू जाता है। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से बताकर शुरू करते हैं। अपने जीवन के पहले 40 वर्षों तक कंपनियां शुरू करते हुए भी वह अंदर से एक उलझन में थे। वह खुद को एक द्वीप के रूप में वर्णित करते हैं जो NYC में रह रहे थे, पैसे का पीछा सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों से पुष्टि के लिए कर रहे थे। यह एक खोखला अनुभव था जिसने उन्हें एक असफल व्यक्ति की तरह महसूस कराया। बड़ा मोड़, उनके पहले बेटे का जन्म। वह शर्म की एक लहर के बारे में बात करते हैं जो उन पर छा गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं बनाई थी। वह डर आखिरकार चीजों को सुलझाने की प्रेरणा बन गया। वहां से वह कुछ बहुत बड़ी सीख साझा करते हैं। सबसे पहले वह उस बात का खंडन करते हैं जिसे वह कामकाजी दुनिया का बड़ा झूठ कहते हैं कि कड़ी मेहनत करना चरित्रवान होने के बराबर है। वह स्वीकार करते हैं कि वह पहले इस पर विश्वास करते थे, एक अच्छे इंसान होने और रिश्तों में निवेश करने के विकल्प के रूप में पागलों की तरह काम करते थे। वह कहते हैं कि काम के लिए काम करना सिर्फ आर्थिक हस्तमैथुन, इकोनॉमिक मैस्टरबेशन है। एक और प्रमुख बिंदु यह है कि यदि पैसा आपका अंतिम लक्ष्य है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। वह हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में बात करते हैं, कैसे हम बस उसी के आदी हो जाते हैं जो हमारे पास है और तुरंत और अधिक चाहते हैं। विलासिता जल्दी ही आवश्यकता बन जाती है। हमेशा एक बड़ी नाव, एक बेहतर घर होता है। असली लक्ष्य अधिक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि आपके लिए क्या पर्याप्त है, ताकि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सके जो वास्तव में खुशी लाता है, आपके रिश्ते।
वह विनम्र रहने और किसी भी सफलता में भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका को पहचानने के महत्व पर भी जोर देते हैं। यह मानना कि यह सब आपने किया है एक बड़ी जीत के बाद आपको कमजोर बना देता है। और वह कुछ अद्भुत व्यावहारिक सलाह देते हैं, जैसे कि उन्होंने यह महसूस करके गुस्से से निपटना सीखा कि सबसे अच्छा बदला एक बेहतर जीवन जीना है। और वह कहते हैं कि आपके वित्त और करियर के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें कर सकते हैं उनमें से एक का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, पसीना बहाना। वह जोर देकर कहते हैं कि सफलता के लिए व्यायाम गैर परक्राम्य है। यह सब इस विचार पर वापस आता है कि वित्तीय सुरक्षा केवल एक गणित की समस्या नहीं है, यह एक जानबूझकर अच्छी तरह से गोल और जांचे परखे जीवन जीने का परिणाम है। अध्याय 1 भाग 3, एक मजबूत समुदाय का निर्माण, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इस पूरे स्टोइसिज्म अध्याय का अंतिम टुकड़ा बहुत बड़ा है और यह सब एक मजबूत समुदाय के निर्माण के बारे में है। यह वह जगह है जहां गैलोवे वास्तव में अपनी बात समाप्त करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि वर्षों तक उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह सोचना था कि वह यह सब अकेले कर सकते हैं। वह पूरा स्वतंत्रता का मिथक जो हम सभी को सिखाया जाता है। वह कहते हैं कि असली कुंजी अन्योन्याश्रय, इंटरडिपेंडेंस है, यह पहचानना कि हमें सफल होने के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता है। यहाँ उनकी सलाह सुपर व्यावहारिक है। सबसे पहले वह कहते हैं कि आपको एक किचन कैबिनेट बनाने की जरूरत है। यह आपका व्यक्तिगत निदेशक मंडल है, उन लोगों का एक छोटा समूह जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, जो आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं और आपको यह बताने से नहीं डरते कि आप एक मूर्ख की तरह काम कर रहे हैं। वे आपको जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि एक अलग दृष्टिकोण पेश करने के लिए हैं, जिसे आप अपने दम पर नहीं देख सकते। फिर वह कुछ वास्तव में दिलचस्प, लगभग सहज ज्ञान के विपरीत सुझावों पर आते हैं। मेरा पसंदीदा है, अच्छी टिप दें। उनका मतलब सचमुच यही है, लेकिन यह आपकी सभी छोटी बातचीत में उदार और दयालु होने के लिए एक रूपक के रूप में भी है। वह कहते हैं कि जब यह आसान हो तो सही काम करना उस चरित्र की मांसपेशी का निर्माण करता है जिसकी आपको तब आवश्यकता होगी जब चीजें कठिन हो जाएंगी। यहाँ उनका सबसे विवादास्पद बिंदु है, अमीर दोस्त बनाएं। यह कठोर लगता है, लेकिन उनका तर्क यह है कि हम नकल करके सीखते हैं, इसलिए आपको अपने आप को सर्वोत्तम संभव उदाहरणों से घेरना चाहिए। वित्तीय रूप से सफल दोस्त होने से आपको पैसे के साथ व्यवहार करने का एक मॉडल और एक शक्तिशाली नेटवर्क तक पहुंच मिलती है। इसका दूसरा पहलू उन दोस्तों से शान से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है जो विषाक्त हो गए हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं। अंत में वह कहते हैं कि आप जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेंगे वह यह है कि आप जीवन साथी के रूप में किसे चुनते हैं। सांख्यिकीय रूप से विवाहित लोग अविवाहित लोगों की तुलना में 77% अधिक धनी होते हैं और आपका जीवन साथी आपका अंतिम जवाबदेही भागीदार होता है। लेकिन चूंकि वित्तीय असहमति तलाक का नंबर 1 भविष्यवक्ता है जो आर्थिक रूप से विनाशकारी है, आपको निश्चित रूप से एक साथ पैसे के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना सीखना होगा। यह सब उनके मुख्य विषय पर वापस आता है, महानता और धन दूसरों की एजेंसी में पाया जाता है। यह एक एकल मिशन नहीं है। अध्याय 2 भाग 1, संतुलन, बैलेंस। ठीक है, तो अध्याय 2 पूरी तरह से ध्यान, फोकस के बारे में है और वह इसे उस एक चीज से शुरू करते हैं जिसका हर कोई पीछा कर रहा है, संतुलन। लेकिन इस पर उनका दृष्टिकोण काफी गहन और ताजगी भरा ईमानदार है। वह क्लासिक लाइन से शुरू करते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं, बस एक ही बार में सब कुछ नहीं। वह व्यक्तिगत हो जाते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि 20 और 30 की उम्र में उनका अपना जीवन पूरी तरह से असंतुलित था।
उन्हें मूल रूप से काम याद है और बहुत कुछ नहीं, और इसकी कीमत उन्हें अपनी पहली शादी से चुकानी पड़ी। लेकिन यहाँ उनका हॉट टेक है। पीछे मुड़कर देखते हुए वह कहते हैं कि यह इसके लायक था और वह कम काम नहीं करते। वास्तव में वह कहते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो कम से कम 2 दशकों तक अपने करियर को पहले रखे बिना अमीर बना हो। यह उनके पहले बड़े बिंदु की ओर ले जाता है, स्वीकृति। आपको मानसिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि आपके प्रमुख कमाई के वर्षों में आपका करियर आपकी बहुत अधिक ऊर्जा लेने वाला है। यदि आप लगातार लंबे समय तक काम करने से नाराज रहते हैं, तो आप दुखी होंगे और आपका काम प्रभावित होगा। यह अपने और अपनी सीमाओं के साथ यथार्थवादी होने के बारे में है, लेकिन यह सब निराशाजनक नहीं है। वह इसे काम करने के तरीके पर कुछ शक्तिशाली सलाह देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है पार्टनर अप। वह तर्क देते हैं कि 2 लोगों की एक टीम 2 एकल लोगों की तुलना में बहुत अधिक कुशल होती है, क्योंकि आप एक घर चलाने का भार साझा कर सकते हैं। वह ध्यान देते हैं कि अधिकांश सफल जोड़े संयुक्त रूप से संतुलन पाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। अक्सर एक साथी का करियर कुछ समय के लिए आगे बढ़ता है और फिर वे अदलाबदली करते हैं। यह अंतिम भाग मेरा पसंदीदा था, बाधाओं की शक्ति। वह अपनी पहली कंपनियों में से एक की यह अद्भुत कहानी सुनाते हैं, जहां उनके सबसे अधिक उत्पादक कर्मचारी नई माताएं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास हर एक दिन एक कठिन समय सीमा होती थी। उन्हें अपने बच्चों को लाने के लिए निकलना पड़ता था। उनके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए वे अविश्वसनीय रूप से कुशल हो गईं। उनके सहकर्मी जो देर तक रुक सकते थे, अक्सर सुस्त हो जाते थे, यह जानते हुए कि वे बाद में समय की भरपाई कर सकते हैं। यह पुरानी कहावत को साबित करता है, यदि आप कुछ करवाना चाहते हैं, तो उसे एक व्यस्त व्यक्ति को दें। यह एक बेहतरीन अनुस्मारक है कि कम समय होने से वास्तव में आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अध्याय 2 भाग 2। अपने जुनून का पालन न करें, डोंट फॉलो योर पैशन। आपको यह अगला भाग सुनना ही होगा, क्योंकि यह अब तक के हर ग्रेजुएशन भाषण के ठीक विपरीत है। गैलोवे का एक पूरा खंड है जिसका शीर्षक है, अपने जुनून का पालन न करें। सच में, वह कहते हैं कि जो कोई भी आपको ऐसा करने के लिए कहता है वह पहले से ही अमीर है और शायद उसने अपना पैसा लौ अयस्क गलाने जैसे उबाऊ उद्योग में बनाया है। उनका तर्क बहुत तार्किक है। सबसे पहले वह बताते हैं कि यह सलाह अधिकांश लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि वे यह भी नहीं जानते कि उनका जुनून क्या है। एक स्टैनफोर्ड अध्ययन में पाया गया कि 26 वर्ष से कम आयु के केवल 20% लोगों के पास एक स्पष्ट जुनून है जो उनका मार्गदर्शन करता है। वह स्टीव जॉब्स को एक आदर्श उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं। जॉब्स ने वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसमें छात्रों से कहा गया था कि जो आपको पसंद है उसे खोजें, लेकिन उनका अपना जीवन इसके विपरीत था। उनकी शुरुआती रुचियां सुलेख और ध्यान जैसी चीजें थी, लेकिन उन्होंने किसी और के आविष्कार के लिए अपने विपणन की प्रतिभा का पालन करके सफलता पाई। वह कंप्यूटर के प्रति जुनूनी हो गए क्योंकि वह उन्हें बेचने में बहुत अच्छे थे। दूसरा, वह कहते हैं कि जुनून वाले करियर जैसे अभिनय, संगीत या फैशन आम तौर पर एक जाल होते हैं। इतने सारे लोग इसमें आना चाहते हैं कि प्रतिभा की आपूर्ति बहुत बड़ी है, जिसका मतलब है कि नियोक्ता आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकते हैं। वह चैनल का उदाहरण देते हैं, जो एक बहुअरब डॉलर की कंपनी है जो अवैतनिक इंटर्न का उपयोग करती है। उनकी शानदार लाइन है, अपने जुनून का पालन करें, का लैटिन में अर्थ है शोषित होने के लिए तैयार रहें। तो आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए? अपनी प्रतिभा का पालन करें। यह पता लगाएं कि आपके लिए क्या आसानी से आता है जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है।
जब आप वह करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप तेजी से बेहतर होते हैं। आपको इसके लिए पहचाना जाता है और आप आत्मविश्वास हासिल करते हैं। यह एक अच्छा चक्र बनाता है जो आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ सबसे अच्छी बात है, इस तरह से आप वास्तव में असली जुनून पाते हैं। वह कहते हैं कि जुनून कारण नहीं है, यह परिणाम है। जैसे ही आप अपनी प्रतिभा में हजारों घंटे लगाते हैं और महारत हासिल करते हैं, किसी चीज में महान होने की भावना, साथ ही इसके साथ आने वाले पैसे और सम्मान ही अंततः आपको अपने काम के प्रति जुनूनी बनाती है। यह हमारे करियर के बारे में सोचने के तरीके का एक पूर्ण उलट है। अध्याय 2 भाग 3, अपनी प्रतिभा का पालन करें, फॉलो योर टैलेंट। तो जब वह अपने जुनून का पालन करें के पूरे विचार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, तो गैलोवे आपको एक बहुत बेहतर, अधिक व्यावहारिक विकल्प देते हैं। अपनी प्रतिभा का पालन करें। सबसे अच्छी बात प्रतिभा की उनकी परिभाषा है। यह पियानो वादक या गणित के जीनियस होने के बारे में नहीं है। वह इसे एक सरल प्रश्न के साथ प्रस्तुत करते हैं, आपके लिए क्या आसानी से आता है जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है। यह कुछ भी हो सकता है, लोगों का प्रबंधन करना, संकट में शांत रहना, या यहाँ तक कि जैसा कि वह अपने लिए स्वीकार करते हैं, दर्द सहने की क्षमता। वह उस समय की एक कहानी सुनाते हैं जब उन्होंने मॉर्गन स्टेनली में शुरुआत की थी। वह जानते थे कि वह सबसे अच्छी तरह से तैयार विश्लेषक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज क्रू से अपनी एक सिद्ध प्रतिभा पर भरोसा किया। 36 घंटे की शिफ्ट खींचकर सभी को पछाड़ना, यह उनकी बढ़त बन गई। वह कहते हैं कि आपके 20 के दशक कार्यशाला, वर्कशॉपिंग के लिए होने चाहिए, खुद को नौकरी, स्वयंसेवी कार्य या खेल जैसी कई अलग अलग स्थितियों में डालना ताकि यह देखा जा सके कि कौन सी प्रतिभाएं उभरती हैं। आपको यह पता लगाने के लिए अन्वेषण करना होगा कि आप किसमें अच्छे नहीं हैं, उतना ही जितना कि आप किसमें अच्छे हैं। मुश्किल हिस्सा वह चेतावनी देते हैं, यह है कि हम अक्सर अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं को महत्व नहीं देते क्योंकि वे हमें आसान लगती हैं। हम किसी और को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जो हमें मुश्किल लगता है और उनके कौशल पर चकित होते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत को कम आंकते हैं। वह अपने द्वारा काम पर रखे गए जॉनी लिन नामक एक व्यक्ति का एक बड़ा उदाहरण देते हैं, जो संख्याओं और स्प्रेडशीट के साथ एक पूर्ण जादूगर था। लेकिन जॉनी खुद इसे महत्व नहीं देता था। वह एक रणनीति वाला आदमी बनना चाहता था जो शानदार प्रस्तुतियां देता था। उसे अंततः अपनी मात्रात्मक प्रतिभा को अपनाने में वर्षों लग गए, और एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसने इसका उपयोग एक मुख्य विपणन अधिकारी और फिर विभिन्न खुदरा कंपनियों में एक अध्यक्ष बनने के लिए किया। सलाह यह नहीं है कि आप अपनी प्रतिभा से सीमित रहें, बल्कि उसका पालन करें और उस ताकत से निर्माण करें। यह एक सफल करियर के लिए एक बहुत अधिक ठोस नींव है। अध्याय 2 भाग 4, करियर विकल्प, करियर ऑप्शंस। गैलोवे करियर पथ चुनने की बारीकियों में जाते हैं और उनकी सलाह सुपर सीधी है। सबसे पहले वह एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण नियम बताते हैं, बाजार की गतिशीलता व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भारी पड़ती है। वह कहते हैं कि पिछले एक दशक में गूगल में काम करने वाले एक औसत व्यक्ति ने जनरल मोटर्स में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका मुद्दा यह है कि सही उद्योग चुनना एक बड़ी लहर एक छोटी लहर पर सबसे प्रतिभाशाली सर्फर होने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। वह यह भी कहते हैं कि सहज ज्ञान के विपरीत व्यवसाय शुरू करने का सबसे अच्छा समय मंदी के दौरान होता है, क्योंकि यह अनुशासन को मजबूर करता है और प्रतिभा को खोजना आसान होता है। फिर वह विशिष्ट करियर पर अपने हॉट टेक्स देते हैं। उद्यमिता पर उनका दृष्टिकोण प्रफुल्लित करने वाला और बहुत वास्तविक है। वह कहते हैं कि हम संस्थापकों को रोमांटिक बनाते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनमें से अधिकांश
जिनमें वह खुद भी शामिल हैं, ने कंपनियां इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि वे दूरदर्शी थे, बल्कि इसलिए कि वे मूल रूप से एक बड़े संगठन में नौकरी के लायक नहीं थे। वह कहते हैं कि वह अधिकार से नाराज हैं और एक कॉरपोरेट नौकरी के लिए पर्याप्त सहमत नहीं है। यह 24 घंटे तनाव और एक अथक विक्रेता होने की आवश्यकता से परिभाषित एक मार्ग है। डॉक्टरों और वकीलों जैसे व्यवसायों के लिए वह कहते हैं कि यह उन लोगों के लिए एक शानदार रास्ता है जो स्कूल में अच्छे हैं। प्रवेश के लिए उच्च बाधा पेशेवरों की एक सापेक्ष कमी पैदा करती है जो वेतन को ठोस रखती है। नकारात्मक पक्ष, यह अक्सर वेतन चालित होता है जिसमें सीमित लाभ होता है और आप उच्चाई जाल में फंस सकते हैं जहां आप अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन करों से कुचल जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी सबसे आश्चर्यजनक सलाह है। वह कहते हैं कि धन का सबसे अनदेखा मार्ग वह है जिसे वह मेन स्ट्रीट अर्थव्यवस्था, मेन स्ट्रीट इकोनॉमी कहते हैं। वह बताते हैं कि 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक कमाने वाले अधिकांश लोग टेक संस्थापक नहीं हैं। वे कार डीलरशिप या पेय वितरक जैसे क्षेत्रीय व्यवसायों के मालिक हैं। वह यह भी उजागर करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जैसे कुशल ट्रेडमैन की भारी कमी है, जिसका अर्थ है कि वहाँ बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि मांग तीव्र है। यह उन जगहों पर धन की तलाश करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है जहां दूसरे नहीं देख रहे हैं। अध्याय 2 भाग 5, सर्वोत्तम अभ्यास बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब वह सभी विभिन्न करियर पथों का विश्लेषण कर लेते हैं तो गैलोवे इस अध्याय को अपने करियर के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिसेस की इस भयानक सूची के साथ समाप्त करते हैं। यह मूल रूप से उनकी प्लेबुक है और यह सोना है। सबसे पहले युवा लोगों के लिए एक बड़ी बात, एक शहर में जाओ, कार्यालय जाओ। वह बहुत स्पष्ट है कि जब आप शुरुआत कर रहे हों तो आपको गुरु खोजने और बेहतर होने के लिए स्मार्ट, प्रतिस्पर्धी लोगों से घिरे रहने की आवश्यकता है। वह यह भी कहते हैं कि कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होना सीधे आपके करियर पथ से संबंधित है और दूरस्थ कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की संभावना कम होती है। अगला, उनके पास यह महान नियम है, लोगों के प्रति वफादार रहें, कंपनियों के प्रति नहीं। आपका संगठन आपके प्रति वफादार नहीं होगा, लेकिन गुरुओं और सहकर्मियों के साथ आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते वास्तव में मायने रखते हैं और टिकेंगे। ऐसे गुरु खोजें जो आपकी सफलता में भावनात्मक रूप से निवेशित हों। यह किसी भी संगठन में आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी कुंजी है। यहाँ उनकी सलाह वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। वह कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कब छोड़ना है। दृढ़ता एक गुण है, लेकिन यह एक आत्मघाती समझौता नहीं होना चाहिए। सभी सफल लोगों ने चीजें छोड़ी हैं, कभी कभी अक्सर। वह कहते हैं कि तेजी से असफल होना सफल होने के बाद दूसरी सबसे अच्छी बात है। इसी तरह वह साइड हसल के खिलाफ है। वह अपने करियर के साथ धारावाहिक मोनोगैमिस्ट, सीरियल मोनोगैमिस्ट बनने के लिए कहते हैं। एक साइड गिग आम तौर पर एक व्याकुलता है जो आपके मुख्य काम में महान होने के लिए आवश्यक ध्यान को कम करती है। वह यह भी कहते हैं कि अपने करियर को एक सीधी सीढ़ी के रूप में सोचना बंद कर दें। यह चोटियों और घाटियों की एक श्रृंखला की तरह है। रणनीतिक नौकरी परिवर्तन वह जगह है जहां आपको वेतन और जिम्मेदारी में बड़ी छलांग मिलती है, लेकिन वह चेतावनी देते हैं कि इसे बहुत बार न करें, अन्यथा आप समस्या की तरह दिखेंगे। लक्ष्य, एक रणनीतिक कदम उठाने से पहले कम से कम 2 से 3 साल तक नौकरी पर बने रहना है। अध्याय 3 भाग 1, समय की शक्ति, चक्रवृद्धि, द पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। तो अध्याय 3 पूरी तरह से समय, टाइम के बारे में है और आपको चक्रवृद्धि के बारे में यह पहला भाग सुनना ही होगा। गैलोवे समय को आपके पास सबसे शक्तिशाली हथियार कहते हैं,
खासकर जब आप युवा हों। और यही कारण है वह चक्रवृद्धि ब्याज के जादू से शुरू करते हैं, जिसे वह कहते हैं कि आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह मूल रूप से आपके पैसे पर पैसा बनाने का विचार है। वह एक सरल उदाहरण देते हैं। यदि आप 8% रिटर्न पर $100 का निवेश करते हैं, तो 30 वर्षों के बाद आपके पास $1006 होंगे। चक्रवृद्धि के बिना आपके पास केवल $340 होते। यह एक छोटा सा बलूत का फल लगाने जैसा है, जो समय के साथ एक विशाल ओक के पेड़ में बदल जाता है। लेकिन यहाँ वह चार्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। यदि आप केवल 25 से 35 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष $12,000 का निवेश करते हैं, बस केवल 10 वर्षों के लिए, और फिर उसे चक्रवृद्धि होने देते हैं, तो जब आप 65 वर्ष के हो जाएंगे तो आपके पास $2.5 मिलियन होंगे। लेकिन यह सुने, यदि आप प्रतीक्षा करते हैं और 45 से 55 वर्ष की आयु तक ठीक वैसा ही करते हैं, तो आपके पास केवल $5 लाख होंगे। यह जल्दी शुरू करने की अविश्वसनीय शक्ति है। वह कहते हैं कि शुरू करने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। लेकिन फिर वह आपको कहानी के खलनायक से मिलाते हैं, मुद्रास्फीति। वह इसे चक्रवृद्धि ब्याज का बुरा जुड़वां कहते हैं, क्योंकि यह आपके धन को लगातार नष्ट करने के लिए उसी चक्रवृद्धि शक्ति का उपयोग करता है। 3% की औसत मुद्रास्फीति पर आज जो चीज $100 की है, वह 30 वर्षों में $243 की होगी। यह एक निरंतर बाधा है जिसे आपको दूर करना होगा। तो जीतने का एकमात्र तरीका अपने पैसे पर वास्तविक रिटर्न, रियल रिटर्न प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि आपके निवेश को मुद्रास्फीति की दर से अधिक अर्जित करना होगा। अपने पैसे को बस नकदी में रखने देना हर दिन क्रय शक्ति खोने का एक गारंटीकृत तरीका है। आपको निवेश करना होगा और समय को अपने लिए काम करने देना होगा, अपने खिलाफ नहीं। अध्याय 3 भाग 2 अभिनव। ठीक है, तो जब गैलोवे आपको चक्रवृद्धि की शक्ति से चकित कर देते हैं, तो अगला खंड अभिनव पूरी तरह से कठिन हिस्से के बारे में है। इसे वर्तमान में वास्तव में कैसे किया जाए, क्योंकि सच कहूँ तो अपने भविष्य के संस्करण के लिए आज त्याग करना कठिन है, जो एक अजनबी की तरह महसूस होता है। वह कहते हैं कि समस्या यह है कि हमारे दिमाग संज्ञानात्मक त्रुटियों, कॉग्निटिव एरर्स से भरे हैं, जो हमें धोखा देते हैं। हम वर्तमान क्षण को अधिक महत्व देने और भविष्य को छूट देने के लिए वायर्ड हैं। यही कारण है कि हम 65 साल की उम्र में खुद के लिए बचत करने के बजाय अभी मजे करना पसंद करते हैं। उनका बड़ा मानसिकता परिवर्तन यह है कि समय को असली मुद्रा के रूप में सोचना शुरू करें, पैसे को नहीं। वह एक निजी जेट खरीदने के बारे में यह अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं। यह एक पागल विलासिता की तरह लगता है, लेकिन उन्होंने गणित किया और महसूस किया कि उनके यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए यह उन्हें एक दशक में अपने बेटों के साथ अतिरिक्त 130 दिन खरीदेगा। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वह अपने जीवन के अंत में अतिरिक्त $12 मिलियन चाहेंगे, या अपने लड़कों के साथ 4 और महीनों की याद। यह एक आसान विकल्प था। यह आपके सबसे मूल्यवान संपत्ति, समय को वापस खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करने का एक शक्तिशाली सबक है। तो आप अभी अपने समय और धन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करते हैं? उनका नंबर एक नियम है, जो मापा जाता है उसका प्रबंधन किया जाता है। What gets measured gets managed। वह कहते हैं कि वह जितने भी धनी लोगों को जानते हैं, वे अपने पैसे को ट्रैक करने के प्रति जुनूनी हैं। आपको अपने खर्च को ट्रैक करना होगा, क्योंकि आप वास्तव में जो ट्रैक कर रहे हैं वह यह है कि आपका समय कहाँ जा रहा है। वह बजट के लिए एक सुपर स्पष्ट पहला लक्ष्य देते हैं। अपने सिर को पानी से ऊपर निकालें।
सबसे पहले अपनी वाटरलाइन अपने यथार्थवादी आधारभूत मासिक खर्च का पता लगाएं। एक बार जब आपकी करपश्चात आय लगातार उस संख्या से अधिक हो जाती है, तो आप अब केवल जीवित नहीं रह रहे हैं, आपके पास विकल्प हैं और आप अपने भविष्य के बारे में वास्तविक विकल्प बनाना शुरू कर सकते हैं। युवा लोगों के लिए लक्ष्य जरूरी नहीं कि तुरंत बहुत सारा पैसा बचाना हो, बल्कि बचत की आदत और ट्रैकिंग के अनुशासन का निर्माण करना है। यह वह मांसपेशी है जो आपको बाद में गंभीर धन बनाने देगी। अध्याय 3 भाग 3 भविष्य द फ्यूचर। ठीक है, तो समय पर अध्याय का अंतिम भाग भविष्य द फ्यूचर के लिए योजना बनाने के बारे में है, और यह वह जगह है जहां वह थोड़ा गहरा हो जाता है, लेकिन वास्तव में उपयोगी तरीके से। वह इस अद्भुत विचार से शुरू करते हैं। भविष्य के लिए बचत करने के बारे में सबसे कठिन बात यह है कि आपका भविष्य का स्वयं एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह महसूस होता है। और सच्चाई यह है कि आप उन तरीकों से बदलेंगे जिनकी आप अभी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। तो लक्ष्य एक ही कठोर सपने पर अतिकेंद्रित होना नहीं है, जैसे एक विशिष्ट सड़क पर एक विशिष्ट घर। आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का असली बिंदु अपने भविष्य के स्वयं को विकल्प देना है, ताकि आपके पास उस व्यक्ति के जीवन का समर्थन करने की स्वतंत्रता हो जो आप अंततः बनते हैं। बेशक, जीवन अनिवार्य रूप से आपको एक कर्वबॉल फेंकेगा, जिसे वह ब्लैक स्वान या उल्कापिंड कहते हैं। एक वैश्विक महामारी, एक दुर्घटना, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके खिलाफ आपकी वित्तीय रक्षा आपका आपातकालीन कोष है, लेकिन वह कहते हैं कि आपकी मनोवैज्ञानिक रक्षा और भी महत्वपूर्ण है। यह अपने आप को उठाने, धूल झाड़ने और बिना आपा खोए एक नई योजना बनाने का चरित्र रखने के बारे में है। जैसे जैसे आपका जीवन अधिक जटिल होता जाता है, वह दृढ़ता से पेशेवर मदद लेने की सलाह देते हैं। लेकिन, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह कहते हैं कि आपको एक वित्तीय योजनाकार खोजना होगा जो एक प्रत्ययी फिडुशरी हो। यह जादुई शब्द है। इसका मतलब है कि वे कानूनी रूप से आपके हितों को अपने से पहले रखने के लिए आवश्यक हैं। आप उन्हें बाजार को मात देने के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एक ठोस योजना, जवाबदेही और आत्मविश्वास के लिए भुगतान कर रहे हैं। और वह एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के साथ समाप्त करते हैं। आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए किसी भी सलाहकार से अधिक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति आपका जीवन साथी है। आपको एक टीम बनना होगा और पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पूरी तरह से समन्वय स्थापित करना होगा, जिसमें समय और बहुत सारी ईमानदार बातचीत लगती है। यह सब असली अंतिम खेल पर वापस आता है, सुरक्षा का निर्माण करना ताकि आप अपना समय निवेश कर सकें और अपने रिश्तों का आनंद ले सकें, जो वास्तव में मायने रखता है। अध्याय 4 भाग 1 निवेश के मूल सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अंतिम बड़ा अध्याय विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है, जो मूल रूप से वह जगह है जहां वह निवेश में गहराई से गोता लगाते हैं। वह इसे इस महान कहानी के साथ शुरू करते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि यह सामान उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। जब वह सिर्फ 13 साल के थे, तो उनकी मां के प्रेमी ने उन्हें $200 दिए और उन्हें यह पता लगाने के लिए कहा कि स्टॉक कैसे खरीदे। वह सचमुच एक ब्रोकरेज में चले गए और साई कॉर्डनर नामक इस सुपर दयालु ब्रोकर ने उन्हें बैठाया और उन्हें मूल बातें सिखाईं। उनका पूरा मुद्दा यह है कि निवेश के मूल सिद्धांत इतने सरल हैं कि एक किशोर भी समझ सकता है। पहला क्लासिक ट्रेड है जोखिम और रिटर्न। यदि आप एक बड़े रिटर्न का मौका चाहते हैं, तो आपको अधिक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जोखिम वह कीमत है जो आप रिटर्न के लिए चुकाते हैं। उनका सबसे बड़ा बिंदु, जिस पर अध्याय का नाम है, विविधीकरण है।
वह इसे आपका वित्तीय केवलर कहते हैं। यह एक रक्षात्मक रणनीति है, लेकिन जैसा कि वह कहते हैं, रक्षा चैंपियनशिप जीतती है। तर्क सरल है, आप अनंत लाभ को संभाल सकते हैं, लेकिन आप शून्य से वापस नहीं आ सकते। उन्होंने अपनी ही कंपनी में बहुत अधिक केंद्रित होकर और जब यह दिवालिया हो गई तो अपनी कुल संपत्ति का 70% खोकर यह कठिन सबक सीखा। अपने पैसे को विभिन्न संपत्तियों में विविधता लाने से आपको एक ही बुरे दांव से मिट जाने से बचाता है। लेकिन यहाँ वह रहस्य है जिसे वॉल स्ट्रीट वास्तव में नहीं चाहता कि आप जानें। लगातार बाजार को मात देना लगभग असंभव है। वह वॉरेन बफे की प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने $1 मिलियन की शर्त लगाई कि एक साधारण निष्क्रिय SP 500 इंडेक्स फंड 10 वर्षों में विशेषज्ञ चुने हुए हेज फंडों के पोर्टफोलियो को मात देगा। बफे ने न केवल जीत हासिल की, उन्होंने उन्हें कुचल दिया। डेटा जबरदस्त है। 20 वर्षों में 94% पेशेवर लार्ज कैप फंड SP 500 से बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहे। निष्कर्ष यह है कि एक जीनियस स्टॉक पिकर बनने की कोशिश करना आमतौर पर एक हारने वाला खेल है। अध्याय 4 भाग 2, पूंजीवादी की हैंडबुक, द कैपिटलिस्ट्स हैंडबुक। ठीक है, तो मूल सिद्धांतों को बताने के बाद गैलोवे आपको वह देते हैं जिसे वह पूंजीवादी की हैंडबुक, द कैपिटलिस्ट्स हैंडबुक कहते हैं। यह एक सुपर त्वरित, आसानी से समझ में आने वाला क्रैश कोर्स है कि हमारी पूरी आर्थिक प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है। वह सबसे मौलिक विचार से शुरू करते हैं, पैसे को केवल समय का आदान प्रदान करने का एक तरीका माने। आप काम पर अपना समय एक तनख्वाह के लिए व्यापार करते हैं और फिर आप उस पैसे का उपयोग उन चीजों को खरीदने के लिए करते हैं जो दूसरे लोगों के समय का उत्पाद है। यह सोचने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है कि आप वास्तव में क्या खर्च कर रहे हैं। वहाँ से वह पूरी प्रणाली को 3 मुख्य खिलाड़ियों में तोड़ देते हैं, निगम, बैंक और सरकार। निगम, कॉरपोरेशंस, वह कहते हैं कि ये मूल रूप से श्रम को संगठित करने और पूंजी के बड़े पूल को काम पर लगाने के लिए डिजाइन की गई एक कानूनी संरचना है। वे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक इंजन हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वे समूह हैं जो पूंजी को संगठित करते हैं। वे बिचौलिए हैं जो उन लोगों से पैसा लेते हैं जो इसे बचा रहे हैं और इसे उन लोगों और निगमों को उधार देते हैं जिन्हें चीजों का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पूंजी का यह प्रवाह ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। सरकार, द गवर्नमेंट, वह कहते हैं कि सरकार 2 बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाती है। सबसे पहले यह रेफरी है जो नियमों को सेट और लागू करता है। उसके बिना वह तर्क देते हैं, बाजार सिर्फ घोटालों और चोरी में बिखर जाएंगे। दूसरा, सरकार स्वयं एक विशाल खिलाड़ी है। अमेरिकी सरकार दुनिया में वित्तीय पूंजी का सबसे बड़ा एकल पूल है। अंत में वह GDP, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों जैसे प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का एक त्वरित विवरण देते हैं जिनके बारे में आप हमेशा सुनते हैं। उनके पास शेयर बाजार के लिए एक शानदार सादृश्य है। अर्थव्यवस्था चलने वाला व्यक्ति है और शेयर बाजार एक पट्टे पर उसका कुत्ता है। लंबी अवधि में वे दोनों एक ही स्थान पर समाप्त होते हैं, लेकिन अल्पावधि में कुत्ता हर जगह जिग और जैग करता है। यह बाजार के दैनिक आंदोलनों के बारे में घबराने के लिए याद रखने का एक आदर्श तरीका है। अध्याय 4 भाग 3, संपत्ति वर्ग और निवेश स्पेक्ट्रम, एसेट क्लासेस एंड द इन्वेस्टिंग स्पेक्ट्रम। यह अगला भाग वह है जहां गैलोवे सिद्धांत के बारे में बात करना बंद कर देते हैं और आपको निवेश के लिए सटीक प्लेबुक देते हैं। वह अपनी मुख्य रणनीति को ऑटोपायलट पर पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ऑन ऑटोपायलट कहते हैं और यह आश्चर्यजनक रूप से सरल है। आपकी लंबी अवधि की बचत के बड़े हिस्से के लिए वह कहते हैं कि 3 चीजें करें। 1, अपना पैसा फिडेलिटी या श्वाब जैसी बड़ी
कम शुल्क वाली ब्रोकरेज में एक मानक खाते में रखें। 2. इसे आधा दर्जन कम लागत वाले विविध एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs में निवेश करें। 3. जब तक आप अपनी वित्तीय सुरक्षा संख्या तक नहीं पहुंच जाते तब तक पैसा जोड़ते रहें। लेकिन आपको शुरू करने और सीखने में मदद करने के लिए वह आपके द्वारा बचाए गए पहले $10,000 के लिए एक शानदार 80/20 इंच नियम प्रदान करते हैं। वह कहते हैं कि 80% $8,000 को उन निष्क्रिय खरीद और पकड़ ETFs में डालें। फिर अन्य 20% $2,000 लें और इसका उपयोग व्यक्तिगत स्टॉक खरीद कर सक्रिय रूप से निवेश करने के लिए करें। उस 20% का लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं है, यह आपकी ट्यूशन है। यह वह तरीका है जिससे आप खेल में कुछ हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं कि बाजार कैसे काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बारे में सीखते हैं, आप जीत और हार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उस पहले $10,000 के बाद वह कहते हैं कि अपनी लगभग सभी नई बचत को निष्क्रिय बाल्टी में डालें। वह फिर मुख्य संपत्ति वर्गों का एक त्वरित दौरा देते हैं। स्टॉक हेडलाइनर हैं क्योंकि वे आपको अर्थव्यवस्था की सबसे शक्तिशाली धनोत्पादक मशीन निगम का एक टुकड़ा देते हैं। बॉन्ड सुरक्षित हैं, वे सरकार या कंपनी को अपना पैसा उधार देने की तरह हैं, जो अधिक अनुमानित लेकिन कम रिटर्न प्रदान करते हैं। वह रियल एस्टेट को संपत्ति वर्गों का सम्राट कहते हैं और अपने घर के मालिक होने के एक बड़े पैरोकार हैं। इसे जबरन बचत के एक रूप और एक पोर्टफोलियो के एंकर के रूप में देखते हैं। लेकिन सब कुछ समझाने के बाद वह अधिकांश लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाहन पर आते हैं, ETFs जैसे कम लागत वाले विविध फंड। यही असली रहस्य है। धन बनाने के लिए आपको स्टॉक पिकिंग जीनियस होने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 4 भाग 4 निवेश का अंतिम बॉस, द टैक्समैन इन्वेस्टिंग्स फाइनल बॉस, द टैक्समैन। तो जब गैलोवे आपको बताते हैं कि किसमें निवेश करना है, तो वह उस पर आते हैं जिसे वह निवेश का अंतिम बॉस, द टैक्समैन कहते हैं। वह कहते हैं कि आपको करों को अपने निवेश पर भुगतान की जाने वाली सबसे बड़ी एकल शुल्क के रूप में मानना होगा, इसलिए आपको एक गेम प्लान की आवश्यकता है। उनकी नंबर 1 रणनीति आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण स्थगन डिफरल है। यह सब समय के बारे में है। लक्ष्य अपनी आय को अपने उच्चकर वर्षों से अपने निम्नकर वर्षों में स्थानांतरित करना है और ऐसा करने का प्राथमिक तरीका 401 के या ईरा जैसे सेवानिवृत्ति खातों का उपयोग करना है। वह पारंपरिक ट्रेडिशनल और रोथ खातों के बीच के अंतर को सुपर स्पष्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण है। पारंपरिक 401 के या ईरा सोचें अभी कर में छूट। आप कर पूर्व डॉलर के साथ योगदान करते हैं जो आज आपकी कर योग्य आय को कम करता है। यह सबसे अच्छा कदम है जब आप अपने चरम कमाई के वर्षों में होते हैं, क्योंकि आप एक उच्च कर दर से बच रहे हैं। जब आप सेवानिवृत्ति में इसे निकालते हैं तो आप पैसे पर नियमित आयकर का भुगतान करेंगे। रोथ 401 के या ईरा सोचे बाद में कर में छूट। आप कर पश्चात पैसे के साथ योगदान करते हैं, इसलिए अभी कोई कटौती नहीं है। लेकिन जादू यह है कि सेवानिवृत्ति में आपकी सभी निकासी, सभी निवेश लाभों सहित पूरी तरह से कर मुक्त है। यह आम तौर पर सबसे चतुर विकल्प होता है जब आप युवा होते हैं और कम कर ब्रैकेट में होते हैं। यह इतना मायने क्यों रखता है? वह इसे उच्च आय जाल, हाई इनकम ट्रैप कहते हैं। डॉक्टरों या वकीलों जैसे अच्छे वेतन वाले लोग अक्सर आयकर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर सुपरधनी लोग अपना अधिकांश पैसा पूंजीगत लाभ से कमाते हैं, जिस पर बहुत कम दर पर कर लगाया जाता है।
करास्थगित खातों का उपयोग करना आपके लिए एक समान खेल खेलने और अपने पैसे को दशकों तक चक्रवृद्धि होने देने का सबसे प्रभावी तरीका है, बिना सरकार के हर साल एक बड़ी कटौती के। अध्याय 4 भाग 5, निवेश के जीवन भर से सलाह, एडवाइस फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश पर विशाल अध्याय को समाप्त करने के लिए गैलोवे अपनी अंतिम ज्ञान की मोती देते हैं, जिसे वह निवेश के जीवन भर से सलाह, एडवाइस फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हैं। यह उनकी सभी सफलताओं और विफलताओं पर आधारित उनके 4 सुनहरे नियमों की तरह है। सबसे पहले वह कहते हैं कि जब दूसरे जैक करें तो आप जिग करें। मूल रूप से एक विरोधाभासी बने। जब आप देखते हैं कि हर कोई एक ही गर्म निवेश में ढेर हो रहा है, चाहे वह एक विशिष्ट स्टॉक हो या मियामी में कोंडो, यह कीमत को बढ़ाता है और आपके संभावित रिटर्न को कम करता है। वास्तविक अवसर अक्सर वहां होते हैं जहां भीड़ नहीं देख रही होती है। दूसरा, और यह एक बड़ी बात है, अपनी भावनाओं पर भरोसा न करें। जब आपके पास एक बड़ी जीत होती है तो आपका पेट आपको लालची होने और दोगुना दाव लगाने के लिए कहेगा, लेकिन वह चेतावनी देते हैं कि इस तरह आप मिट जाते हैं। उन्होंने यह कठिन सबक सीखा और कहते हैं कि जब आप ऊपर हों तो आपको मेज से कुछ मुनाफा लेने के लिए पर्याप्त अनुशासित होना होगा, और जब आपके पास अनिवार्य रूप से नुकसान होता है तो घबराएं नहीं। उन्हें जोखिम के लिए अपनी सहनशीलता को समझने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए एक सबक के रूप में उपयोग करें। उनका तीसरा नियम सुपर कुंद है, डे ट्रेड न करें। वह निवेश और व्यापार के बीच एक स्पष्ट अंतर करते हैं। डे ट्रेडिंग को जुआ, लेकिन बदतर बाधाओं और कोई मुफ्त पेय के साथ कहते हैं। डेटा से पता चलता है कि अधिकांश सक्रिय खुदरा व्यापारी पैसा खो देते हैं, इसलिए यह एक जाल है जो उत्पादक काम की तरह लगता है लेकिन वास्तव में सिर्फ एक लत है। अंत में उनकी अंतिम सलाह एक विशाल जीवन हैक है, जगह बदलो। वह तर्क देते हैं कि सबसे शक्तिशाली धन निर्माण उपकरणों में से एक भौगोलिक मध्यस्थता, जियोग्राफिक आर्बिट्रेज है, विशेष रूप से कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे उच्चकर वाले राज्य से फ्लोरिडा या टेक्सास जैसे बिना आयकर वाले राज्य में जाना। आपकी सकल आय का 10% या उससे अधिक जो आप राज्य करों पर बचा सकते हैं, जब समय के साथ निवेश किया जाता है तो यह आपके धन के लिए जीवन बदलने वाला त्वरक हो सकता है।